नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी, मेरे साथ सुकेश रंजन। शरद यादव, इस नाम के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। कभी एनडीए के संयोजक भी रहे हैं। ताजा खबर यही कि वे बिहार एनडीए में वापसी कर रहे हैं। उनकी बातचीत नीतीश कुमार से हो चुकी है। पिछले दिनों बीमार थे, हालचाल पूछा गया और उसके बाद फिर नजदीकियां बढ़ी, लौट रहे हैं एनडीए में। अब ये वो शरद यादव हैं जो 2019 में आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, हार गए थे। लेकिन बात शरद यादव तक ही नहीं है। उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एक फहरिस्त है लंबी आरजेडी के नेताओं की, जो सीनियर हैं, जो कद्दावर हैं और जो धीरे धीरे निकलकर आरजेडी को छोड़कर जा रहे हैं। और मैंने तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात की आपसे, रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में आपको बता रखा है, वो भी नाराज हैं। और भी ऐसे कई नेता हैं जिनका नाम हम लगातार ले रहे हैं। कई विधायक छोड़ करके जेडीयू को ज्वाइन कर रहे हैं, जो आरजेडी की टिकट पर पिछले बार चुनाव जीते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में क्या आरजेडी संभल नहीं पा रही है? ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे में जबकि वो चैलेंजर के तौर पर हैं, करो या मरो की स्थिति में हैं, ये कौन सी बात है जो आरजेडी के साथ होने लगी है? सुकेश, आखिर क्या वजह है? जब करो या मरो की स्थिति है, ऐसे में बड़े बड़े सिपह सालार आरजेडी को छोड़कर चले जा रहे हैं। एक तो चुनावी वक्त है। इस वक्त ऐसा हर पार्टी में होता है कि कुछ लोग जाते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते हैं। लेकिन ये बात सही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का नाराज हो जाना, अभी जो पार्टी में लोग हैं उनका नाम ले रहा हूँ, रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज थे। मुझे जो जानकारी मिली कि लालू यादव के बीच बचाव के बाद वो उस पार्टी में रुके हैं। रामचंद्र पूर्वे जो बहुत दिनों तक प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो हाशिए पे हैं। बहुत समय से उनको न पार्टी दफ्तर में देखा गया, कहा यह जा रहा है कोरोना का वक्त है इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी है, बहुत लंबे समय से लालू यादव के साथ जुड़े रहे और एक कद्दावर नेता के तौर पे उनको देखा जाता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं पिक्चर में दिखते नहीं हैं। फातमी जो उनके पुराने सहयोगी थे वो पहले जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं, उनके बेटे ने भी, जो कि खुद एमएलए थे, वो जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है जो लालू यादव के लेफ्टिनेंट माने जाते थे। लालू यादव जब सत्ता में आए और प्रचंड उनकी जो सत्ता थी उसके ये तमाम लोग न सिर्फ भागीदार थे बल्कि उनके बड़े सहयोगी लेफ्टिनेंट के तौर पे देखे जाते थे। लालू यादव का राजनीतिक पटल पे न होना, उस पृष्ठभूमि में अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि क्या लालू यादव की कमी खल रही है। हम बार बार कहते हैं कि लालू यादव की कमी खलती है, क्योंकि एक तो उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है, वो उनकी बिहार की समझ है, वो जो उनका रेपो है अपने नेताओं के साथ और आम जनता के साथ जो उनके समर्थक हैं, वो तो मिस कर ही रहा है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो एक नई दिशा देना चाहते हैं पार्टी को, ये एक आप समझें कि एक ऐसा बदलाव है। वो एक पार्टी को एक ट्रांजिशनल फेज में है उनकी पार्टी। वो एक पार्टी को फैलाव भी देना चाहते हैं, वो न्यू एनर्जी इन्फ्यूज भी करना चाहते हैं। और इस वजह से उनके और जो उनके पिता के साथ राजनीति करते रहे, उनके उम्र में एक बहुत बड़ा गैप है। शायद उनको साथ लेकर उस मानस के साथ अपने मानस को जोड़ के, अपने विजन को जोड़कर ले चलना तेजस्वी यादव मतलब उनके सामने जब ये बात सामने आती है, शायद उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है कि वो साथ लेकर चले। नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन मैं आगे आ रहा हूं। किस चीज से साबित होता है ये एक आपके दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि आप सुनिए मेरी बात, उससे वो आपकी बात का जवाब होगा। मैंने जो नाम गिनाए वो सब उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, उनके पिता के साथ राजनीति कर चुके हैं। तो एक जनरेशनल गैप होता है। उनके साथ मिंगल करके, उनके साथ आगे बढ़ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। बेनिफिट ऑफ डाउट तेजस्वी यादव को दे दे कि वो एक नई राजनीति करना चाहते हैं, युवाओं की राजनीति करना चाहते हैं, एक नए विजन वाली राजनीति करना चाहते हैं। वो आरजेडी को उस अपने एक जो उनका एक सेट वोट बैंक है या एक सेट माइंडसेट जो आरजेडी के लोगों में है, उससे बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसलिए इनके साथ चलने में दिक्कत आ सकती है। अब आइए कि दिक्कत कहां से होती है और क्यों ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कोई दिक्कत है क्या? पहले मुझे एक बात आपसे समझनी है, जो आप कह रहे हैं इसमें नयापन कहां है? बिहार में ये देखा जा रहा है, पर बिहार में अगर ये देखा जा रहा है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में देखा जा चुका है। इसमें कोई नई बात नहीं है। नई पौध के साथ पुराने नेतृत्व को चलने में दिक्कत आती है। राहुल गांधी उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं।
समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव खुद के चाचा चले गए, ये दिक्कत तो होगी, लेकिन ये दिक्कत तब हो रही है जब नीतीश कुमार चौथे टर्म के लिए ट्राई कर रहे हैं और डू और डाई की सिचुएशन में आरजेडी है। आपको लगता है ये क्लियर एडवांटेज है जो कि नीतीश कुमार के साथ है? आपने जो कहा उस सवाल में ही आपका जवाब छुपा है, शायद वो आप तलाश नहीं पाए। आपने कांग्रेस का एग्जाम्पल दिया, कांग्रेस की क्या स्थिति है देख लीजिए। वो ऐसे समय में ऐसी स्थिति में है जब वो एक बार 44 सीटों पे थी, दूसरी बार वो 52 सीटों पे है, वो विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। आप चले गए उत्तर प्रदेश, आपने फिर वही एग्जाम्पल दिया, 47 सीटों पे हैं वो, जो उसके पहले सत्ता में थे वो 47 सीटों पे हैं। जब आप उस दिशा में नहीं चल पाते जो आप सोचते हैं, या फिर आप सबको साथ लेकर नहीं चल पाते, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, वो जब आप डाउन एंड आउट होते हो तो शायद हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है कि सब लोग एक साथ मिलकर चले, वो नहीं चल पाते हो तो दिक्कत होती है। तो ऐसे में तो एडवांटेज नीतीश कुमार को बिहार में होगा ही होगा, लेकिन जब दिक्कत तब बड़ी हो जाती है जब आप अपने उम्र के नेताओं के साथ भी आपको चलने में दिक्कत होती है। क्या तेजस्वी को उसमें भी दिक्कत हो रही है? अब उनके घर के सहयोगी, मैं एक और खबर दे दूं आपको, भोला यादव जो बहुत पुराने सहयोगी हैं लालू यादव के, पॉलिटिकल सर्किल में यह कहा जाता है कि लालू यादव ने जिसको चाहा उसको बना दिया। वो बहुत पुराने सहयोगी रहे, उनको पहले उन्होंने काउंसिल में भेजा, उसके बाद उनको टिकट दिया, वो एमएलए हो गए। अब बहुत दिनों से चर्चा इस बात की है कि वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। भोला यादव का जेडीयू में शामिल होना वैसा ही है जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में शामिल होना। भोला यादव जो पूरे दिन लालू यादव के घर रहा करते थे, उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे, जिनको एमएलसी बनाया उन्होंने, जिनको एमएलए बनाया उन्होंने, वो 2 महीने से लालू यादव के घर पे भी नहीं गए हैं। लालू यादव तो खुद अभी जेल में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव है, राबड़ी देवी हैं, उन तमाम लोगों से उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। शक इस बात का है कि जब गठबंधन हुआ था तो वो एक मैसेंजर के तौर पे थे, वो वही संवाद लेकर जाते थे जेडीयू के पास, जेडीयू का संवाद लेकर आरजेडी के पास आते थे। तो इस दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ी है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार भोला यादव को अगर ले लेते हैं तो एक मैसेज ये होगा कि जब भोला यादव को भी ये साथ नहीं रख सकते तो किसको साथ रखेंगे। और खास तौर पे यादव, अभी 2 यादव और, जैसे शक्ति यादव, ये भी यंग ब्रिगेड के नेता है, लेकिन इन पे भी आरोप ये है कि इनकी हॉबनॉबिंग जो है वो जेडीयू में ज़्यादा है। पहली बार भी जब 2015 में जीत कर आए तो सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलने चले गए, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनके चेहरे थे, गठबंधन हो चुका था, साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन उस समय से इस बात का शक था कि शायद इनकी नज़दीकियाँ जेडीयू से बढ़ रही हैं। 12 लोग अभी तक जेडीयू में ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था एक दिन कि बहुत सारे यादव हैं और मुस्लिम हैं, जो खास तौर पे माने जाते हैं कि लालू यादव का वोट बैंक हुआ करता था। तो घूम के अगर आइए तेजस्वी यादव पे, तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में यह है कि वो यंग एंड ओल्ड, जो दोनों उनके काडर है, जो दोनों उनके लीडर हैं, उनको साथ लेकर चलने की कुव्वत उनमें होनी चाहिए ऐसे वक्त में जब वो नीतीश कुमार और मोदी डुओ से टकरा रहे हैं। और पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि 15 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी है, पहली बार कोरोना की मार है, पहली बार कहा जा रहा है कि अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है, लोग सड़कों पे हैं, लोग परेशान हैं, मजदूर जो यहां से गए वो उनको चाहे आर्थिक मदद देकर नीतीश कुमार ने अपने पाले में की कोशिश की हो, लेकिन उनके अंदर गुस्सा इस बात का है, ऐसा लोग बताते हैं। बाढ़ की विभीषिका है, उसका सीधा फौरी फायदा वो उठा सकते हैं, लेकिन इस समय भी अगर तेजस्वी यादव एक डायरेक्शन में सबको लेकर नहीं चल सकते हैं तो उनकी लीडरशिप पे बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन होगा, और यह सबसे बड़ा चैलेंज है तेजस्वी यादव के लिए। तो ऐसे में ये जो खबर आ रही है कि भोला यादव, जो कि लगातार कहे जा सकते हैं कि क्लोज एसोसिएट लालू यादव के रहे हैं, और एसोसिएट ज्यादा हैं, नेता कम हैं, वो एक जमाने में हम लोग उन्हें स्टाफ के तौर पर ही लिया करते थे, बाद में उन्हें नेता बना दिया लालू यादव ने, जैसा सुकेश कह रहे हैं। जब 2 बार उनके लिए कैंपेन करने गए थे, एक बार मैं कैंपेन ट्रेल में था तो उस सीट पे गए, और उसके बाद फिर पता लगा कि दोबारा उस सीट पे गए हैं, क्योंकि थोड़ी मुश्किल सीट थी। लालू यादव को यह लग रहा था कि वहां से वो चुनाव हार सकता है, उनका वहां से बार बार फोन आ रहा था, तो लालू यादव 2 बार उनके लिए चुनाव प्रचार करने गए, भोला यादव के लिए। अब देखिए, ये है भोला यादव, और भोला यादव तक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। तो ये क्या हो रहा है, और क्या इस तरह से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी
लोक जनशक्ति पार्टी वाली एनडीए गठबंधन को चुनौती दी जा सकती है? क्या यह संभव हो पाएगा? ऐसे में तो स्पष्ट हो जाता है कि जब सीनियर नेता साथ में नहीं हैं उनके, आपने बता दिया रघुवंश सिंह की बात, जब देख रहा हूं कि घर के लोग साथ में, जो घर में आया जाया करते थे, और उसमें जिस तरह से आप नाम ले रहे हैं भोला यादव का, और इसके अलावा परिवार के अपने लोग, जिसमें नाम लेना चाहूंगा तेज प्रताप का, वो भी अपने ही भाई की शिकायत के साथ पहुंच जाते हैं रांची और कहते हैं कि जी हमें टिकट चाहिए, हमारे लोगों के लिए लोकसभा चुनाव में हमारे साथ बहुत गड़बड़ हो गई थी और हमें अपना एक फ्लैगशिप फ्लोट करना पड़ा था, हमने अपने लोग खड़े कर दिए थे, तो इस बार भी खड़े कर देंगे, नहीं तो हमें दे दीजिए। अब जब इस तरीके है तो ये तो भगदड़ है। ठीक ही तो कह रहे थे ललन सिंह पिछले दिनों, उन्होंने कहा था बैरिकेड खोल देंगे तो उसके बाद भगदड़ मच जाएगा आरजेडी में, सब लोग आने के लिए तैयार है। क्या ऐसी स्थिति हो रही है क्या आरजेडी में? देखिए, आपने जो इशारा किया वो बिल्कुल सही है कि घर में मीसा यादव आज की तारीख में सांसद हैं, राज्यसभा में हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी नेता हैं, तेज प्रताप यादव मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, वो भी नेता हैं, तेजस्वी यादव तो घोषित नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि लालू यादव की एब्सेंस जो है वो इस पूरे कुनबे को एक नहीं रख पाती है। 2019 में हमने इसका एग्जाम्पल देखा है कि तेज प्रताप यादव ने, आपने ठीक कहा कि सीट्स की डिमांड कर दी कि हमारे लोगों को सीट्स दीजिए, ये कहते हुए कि यूथ को सीट कौन देगा, युवाओं को सीट कौन देगा, हमारे जो अच्छे युवा जो हैं उनको मिलना चाहिए, हमारे जो यूथ विंग के लोग हैं उनको मिलना चाहिए। तो ये घर की लड़ाई अगर है और ऐसे में अगर उनके लोग ये समझते हुए कि लालू यादव पहले से नहीं है, घर में अलग लड़ाई है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ रुख किया जाए तो ये एक परसेप्शन के लेवल पे आपको कमज़ोर करता है। और ऐसा नहीं है कि लालू यादव ये बात नहीं समझ पा रहे होंगे और इसीलिए शायद 11 तारीख का इनको इंतजार है कि लालू यादव के बेल प्ली पे सुनवाई हो और किसी तरीके से उनको बेल मिल जाए। इनको लगता है कि लालू यादव का घर में सिर्फ बैठे रहना इस बात को इंश्योर करेगा कि कम से कम घर की लड़ाई बाहर दिखेगी नहीं, और घर में जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो कि हर घर में होते हैं, और जिस घर में इतने सारे 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक पूर्व डिप्टी सीएम हो, एक मंत्री हो, एक सांसद हो, तो अपने अपने लोग होंगे जो दरबारी होते हैं उनके आसपास वाले, वो उनको पकड़ते होंगे और ऐसे में एक सहज उनके लिए बैटिंग करना उनकी मजबूरी हो जाती होगी। लेकिन लालू यादव की प्रेजेंस ये इंश्योर करेगी कि कम से कम घर में ऐसा ना हो। और ये तमाम बड़े लोग जिनकी मैं गिनती आपको सुना रहा था, ये तो चंद प्रोमिनेंट लोग हैं जिनको नेशनल लेवल पे या पत्रकार जो कवर करते हैं बिहार में वो जानते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रैंक एंड फाइल वाली पार्टी रही है आरजेडी, बहुत दिनों से लालू यादव ने इसमें संघर्ष किया है, बहुत सारे लोगों को खड़ा किया है। वो कम से कम छोड़कर नहीं जाएंगे या सुसुप्तावस्था में नहीं बैठे रहेंगे। इनका बैठना भी आरजेडी के लिए हानिकारक हो सकता है। जी, लेकिन आपने कई नाम लिए सीनियर्स के, एक नाम जो हम तक पहुंची है और ये ग्राउंड रिपोर्ट है और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हराने की तो बाद में जरूरत पड़ेगी आरजेडी को। जगदानंद सिंह अगर इस तरह से कॉन्फिडेंस एंजॉय करेंगे लीडरशिप का और इस तरह से वो जूनियर्स को भगाते रहेंगे, सीनियर्स को सम्मान नहीं देंगे, तो पार्टी तो यूं ही कमजोर हो जाएगी। यही देखिए एक परसेप्शन पहुंचा है। सुकेश, मैं चाहूंगा इस पर आपकी राय कि ऐसा क्यों लगने लगा है कि वहां पर सब कुछ जो है तेजस्वी के बिहाव पर जगदानंद सिंह कंट्रोल कर रहे हैं, और इसमें गलत क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये पार्टी शक्ति पाती है लालू यादव से। ये पैन इंडिया पार्टी नहीं है। लालू यादव ने जो संविधान रचा पार्टी के लिए वही संविधान है। लालू यादव अगर चाहेंगे तो संविधान को चेंज कर देंगे। और सिर्फ ये लालू यादव के लिए ही नहीं है, ये सब पर लागू होता है। अगर लालू यादव की पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी को भी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहिए, मुलायम सिंह की पार्टी को भी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहिए, मायावती की पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहिए। कुछ चंद पार्टियां देश में हैं जिसको आप, अब तो कांग्रेस को भी आप गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बीजेपी ने संज्ञा दे दी है, जो सबसे पुरानी पार्टी है। बीजेपी हो गई, लेफ्ट हो गया, जिसमें कम से कम ये बात वो सही कहते हैं कि बीजेपी में आज तक कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। आप बीजेपी में अगले अध्यक्ष का नाम नहीं बता सकते हैं, आप सीपीएम के अगले अध्यक्ष का नाम नहीं बता सकते, महासचिव का नाम नहीं बता सकते, आप सीपीआई के अगले महासचिव का नाम नहीं बता सकते। लेकिन ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो शक्ति पाती हैं अपने बॉस से। तो लालू यादव के झंडे को आगे लेकर चलना वो जगदानंद सिंह की मजबूरी भी है।
बहुत सारे लोग इसमें नाराज भी होंगे, बहुत सारे लोग को प्लेकेट करके खुश भी कर लेंगे। तो ये आरोप तो, और चुनाव के समय ये आरोप ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टिकट को पाने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं, तो वो सहज आरोप लगा देंगे कि भाई हमारी सुनी नहीं जा रही, और उसके बाद वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे कि वहाँ सुनी नहीं गई, वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, ये तो लालू यादव की पार्टी है, हमारी चलती नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब सामान्य सी घटना देखें मुझे लगता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरजेडी, जेडीयू, मायावती की पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसमें मुझे किसी बहुत को नीलाम्बुज होना पड़ता है, विष पीना पड़ता है। हाँ, जगदानंद सिंह बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपकी इस बात को माने, लेकिन एक और सच है, और ये पिछले दिनों बहुत ही जबरदस्त तरीके से नोटिस किया जा रहा है कि आरजेडी से जो लोग निकल कर जा रहे हैं और जेडीयू में अपना जगह बना रहे हैं, उसमें बड़ा एक, अगर हम कहें मैपिंग उसको किया गया, तो पाया ये गया कि यादव समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग, ये दो समाज जो कि जो एक गठबंधन बनता था, वो माई एम वाई, उसके ही लोग जा रहे हैं, जो कि आधार वोट माना जाता है आरजेडी का, और आरजेडी के वोट्स जेडीयू में इस तरह से अकोमोडेट कैसे होंगे? आखिरकार मुस्लिम्स अगर जेडीयू की तरफ जा रहे हैं तो रणनीति क्या है, ये क्या है? क्योंकि आपने भी कुछ नाम गिनाए, उसमें से भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम्स हैं, ज्यादातर नाम आपके यादव आप गिना रहे हैं, तो ये क्या माजरा है? नहीं, ये तो छवि बनाने के लिए है, ये छवि बनाने के लिए है, और ये बड़ी टैक्टफुल गेम है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो, हमारे यहाँ मेरू रज्जू कहते हैं उसको, कि उसको ही तोड़ दीजिए आप जिसके बिना पे अपनी राजनीति करते हैं, आपके बारे में परसेप्शन ये है कि यादवों के आप एक क्षत्र नेता है, तो सारे यादव छोड़ के आ रहे हैं जी। जो विधायक आए हैं उसमें अधिकतर यादव हैं। आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं तो मुस्लिम में आपको छोड़ के आ रहे हैं। मतलब आप अपने घर की राजनीति करते हैं, आपकी राजनीति, आपका समाजवाद आपके घर तक है, आपका लोहियावाद आपके घर तक है, आपका कर्पूरीवाद आपके घर तक है। ये चस्पा करने की कोशिश है। एक नया ऑफिस बना है, बड़ा हाईटेक ऑफिस, जहां से 7 तारीख का प्रचार का आरंभ करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं नीतीश कुमार। कर्पूरी भवन नाम दिया गया है उसको। तो वो सारा कोऑप्ट करना चाहते हैं जो ये समाजवादी लोहियावादी मूवमेंट जो भी चला, तो उसको आगे लेकर उसका झंडा आगे लेकर चलने की अगर कोई कोशिश कर रहा है बिहार में, तो वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार उसके पर्याय बनना चाहते हैं। जो अभी तक लालू यादव थे कि इन सबके अगर कोई पॉलिटिकल लेगेसी लेके अगर कोई चल रहा था तो लालू यादव चल रहा था। गरीबों की, पिछड़ों की राजनीति करने वाला, अंतिम व्यक्ति तक आवाज़ पहुंचाने वाला, और मंडल कमीशन के दौरान उभरने वाला एक व्यक्ति जिसने गरीबों को आवाज़ दी, उनको वोट की शक्ति बताई, उनको बूथ तक लाने का काम कराया, तो वो नेता हुआ करता था। वो उसकी शक्ति को नीतीश कुमार सीधा सीधा कोऑप्ट करना चाहते हैं कि अब लालू यादव वो लालू यादव नहीं है। पहली कोशिश की वो भ्रष्टाचार के केस में बंद है, कन्विक्टेड है, बेटे पे भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। तो पहली कोशिश है कि एक डेमोलिश किया जाए कि ये तो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई पार्टी है, हम देखिए बेदाग हैं। दूसरी कोशिश है कि इनके पास अब लोग ही नहीं है, इनके अपने लोग हमको छोड़कर चले आ रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि अभी भी यादवों के अगर सबसे बड़े नेता के तौर पे अभी भी देखा जाता है बिहार में, तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि वो लालू यादव को अभी भी अपना नेता, सबसे बड़ा नेता मानते हैं। और मोटे तौर पे यादवों का वोट लोग कहते हैं लालू यादव को ही जाता है। तो ये सिर्फ परसेप्शन के लिए, छवि के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं। पॉलिटिकली कितना अपीलिंग बात है कि दूसरे के बनाए विधायक को हम अपनी पार्टी में ले आए और फिर बोले कि देखिए जी हमारे पास तो इतने विधायक हैं, तो आप मुझे इतने सीट दे दीजिए। ये कन्विंसिंग पॉलिटिकल लॉजिक कम से कम भारतीय जनता पार्टी को कन्विंस कर देगी कि वो केवटी जैसी सीटें छोड़ दे। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। देखिए, और नीतीश कुमार इससे बियॉन्ड सोच रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करना बहुत अतिशयोक्ति नहीं। देखिए, राजनीति में अब अगर आप बिहार के थोड़ा बाहर निकल के सोचिए, मध्य प्रदेश में वो तमाम लोग जो कांग्रेस के नेता रहे, कद्दावर नेता रहे, जिस सिंधिया को वहाँ के एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता ने हरा दिया, जो कभी सिंधिया का सहयोगी हुआ करता था, आपने भी देखा होगा जब भी आप कभी गए होंगे वहाँ, उसने भी सिंधिया को हरा दिया। अब उनकी वो आज की डेट में बीजेपी के सांसद हैं और सिंधिया उनसे बड़े नेता बीजेपी में पहुंच चुके हैं। तमाम ऐसे नेता, 2 दर्जन के आसपास विधायक जो कांग्रेस की टिकट पे विधायक थे, वो आज की तारीख में बीजेपी की टिकट पे लड़ेंगे।
तो आज तक जो कार्यकर्ता वहां बीजेपी के सिंबल पे लड़ रहा था वो क्या करेगा? राजनीति में ये होता है। मैंने कहा ये दोहरी एक तीर उनका निशान भी है। तो वो दो तरफ तीर चला रहे हैं। एक तरफ लालू यादव के, एक निशाना लालू यादव की तरफ है, दूसरा निशाना बीजेपी की तरफ है, और वो दोनों को घायल करना चाहते हैं। इससे राजनीति में ये चलता है। मुझे तो लग रहा है सुकेश, ये तीर नहीं तलवार चला रहे हैं, वो भी दो धारी। एक तरफ आरजेडी पे चल रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वक्त बताएगा इस पर। लेकिन मांझी को भी ले आए हैं। तीसरा मांझी है, और मांझी और पासवान के बीच भी वहां उठापटक हो गई है शुरू। पड़ेगा कि क्या जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उसका मतलब कुछ और है या वही है जो हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन फिलहाल समस्या आरजेडी की है। आरजेडी में क्या विश्वास का संकट इतना गहरा गया है कि अपने लोग छोड़कर जा रहे हैं। आने के लिए तो केवल हमने श्याम रजक को आते हुए देखा, लेकिन जाने के लिए इतने लोगों की फहरिस्त सुकेश ने गिना दी। तो आखिर होने क्या जा रहा है? हमारी आपकी सबकी नजरें 11 तारीख पर लगी हुई हैं, क्योंकि उस दिन तय होगा कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ पाते हैं या नहीं। और अगर वो आ जाते हैं तो हालात शायद सुधरे, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो क्या मामला और गड़बड़ाएगा? नजरें बनी रहेंगी। हमें दीजिए इजाजत और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों दोस्तों के साथ जरूर बांटें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।